हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनर इंस्टीट्यूट। मैं अर्को प्रभु मुखर्जी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल विनर इंस्टीट्यूट में। तो आज का ये जो वीडियो रहेगा, इट इज मेनली फॉर द आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट्स। उसके साथ साथ जितने भी बच्चे जो लोग आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एलआईसी, डबल एओ ये सब का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये फायदेमंद रहेगा। क्योंकि आज का ये जो पूरा सेशन रहेगा वो रहेगा पीआईबी बिड्स के ऊपर, ठीक है ना। जो पीआईबी के जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज होते हैं, हम लोगों को पता है कि पीआईबी पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। हर कोई एग्जाम जो है अभी फोकस कर रहा है पीआईबी के न्यूज के ऊपर। एंड ये जो आरबीआई ग्रेड बी का ये जो सेशन है, ये तुमको डेली तुमको मिलेगा, ठीक है। शाम या फिर रात तक जो है तुमको यूट्यूब चैनल में तुमको जो है अपलोडेड मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग फोकस किसके ऊपर करेंगे? हम लोग फोकस इसके ऊपर करेंगे कि इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, फाइनेंस, मैनेजमेंट प्लस आरबीआई सेबी सर्कुलर्स या फिर आईआरडीआई के जो सर्कुलर्स हैं, वो जो एग्जाम में जो पूछे जाने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स हैं, ये सबको जो है हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। तो जैसे आज का जो फर्स्ट न्यूज जिसके ऊपर आज हम लोग फोकस करेंगे, वो फोकस करेंगे हम लोग इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। अगर हम लोग बात करें फिस्कल डेफिसिट के बारे में, फिस्कल डेफिसिट हम लोग किसे कहते हैं? देखो, डेफिसिट का मतलब होता है कमी। तो अगर गवर्नमेंट का अगर एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द रेवेन्यू या फिर जो इनकम गवर्नमेंट के पास आ रहा है, देन जो है हम लोग क्या कहेंगे? ही इज इन डेफिसिट। मान लेते हैं अगर तुम्हारा अगर 100 रुपए का इनकम है एंड तुम्हारा खर्चा अगर 200 रुपए का है, देन यू आर इन 100 रुपीज डेफिसिट। तो सिमिलरली फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है कि सरकार का जो है यहाँ पे माइनस में कितना चल रहा है, यानी कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है इनकम से। तो बोला जा रहा है कि इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है वो है 17.9%। ये जो डेटा है, यही डेटा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है वो है 17.9% किसका? और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 एस्टिमेट इन क्वार्टर 1। क्वार्टर 1 का मतलब क्या है? इस साल का 25-26 का जो अप्रैल से लेके जून तक का जो डेटा है, उसके अकॉर्डिंग हमें कितना देखने को मिल रहा है? फिस्कल डेफिसिट 17.9%। क्या बोला जा रहा है कि ये जो डेटा है, ये हम लोग किसके भरोसे पे हम लोग, ये डेटा का जो सोर्स है वो कौन है? कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है बच्चों? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। तो फिस्कल डेफिसिट जो है अप्रैल टू जून का वो कितना रहा है? 2,80,000 करोड़ का जो है यहाँ पे हमें जो है फिस्कल डेफिसिट जो है देखने को मिल रहा है, विच इज अराउंड 31.96 बिलियन यूएस डॉलर। तो इतना जो है हमें फिस्कल डेफिसिट देखने को मिला है। अच्छा, गवर्नमेंट का जो इनकम है, यहाँ पे जो है डेटा दिया गया है कि गवर्नमेंट का जो इनकम है, यानी कि रिसीट का मतलब क्या है? इनकम। ये जो इनकम है वो टोटल कितना है? 9.41 लाख करोड़। गवर्नमेंट का जो इनकम है वो कितना है बच्चों? 9.41 लाख करोड़। ये जो बेसिक जो डेटा है, बस उसे ही जो है तुम्हें नोट करना है। गवर्नमेंट का जो इनकम है वो है 9.41 लाख करोड़, विच इज 26.9% ऑफ एनुअल टारगेट। कि हर साल का जो टारगेट है उसका जो है कितना हमें रेवेन्यू देखने को मिला है फर्स्ट क्वार्टर में, वो हमें देखने को मिला है 9.41 लाख करोड़ का। अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू रिसीट, यानी कि जो रेवेन्यूज जो ले रहे हैं, तो उसमें से ये जो 9.13 लाख करोड़ है, उसमें से टैक्स से पैसा कितना आया है? चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, इसमें से सरकार को कितना पैसा आया है? 5.40 लाख करोड़। इतना जो है किससे आया है? टैक्स से आया है, ठीक है ना। तो सरकार का जो इनकम है उसमें से जो है टैक्स से पैसा आया है 5.40 लाख करोड़ का। एंड नॉन टैक्सेबल जो रेवेन्यू है, जो नॉन टैक्स जो सोर्स है, उससे जैसे मान लो अगर डिविडेंड्स अगर कहीं से मिल रहे हैं, या फिर मान लो सरकार अगर मान लो अपना जो ओनरशिप है उसको अगर लिक्विडेट कर रहा है, ठीक है, जिसे हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ऐसा जो रेवेन्यूज है वो कितना है? 3.73 लाख करोड़। तो ये दोनों मिलके कितना बनता है? 9.13 लाख करोड़ का। और ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है ये बढ़ा है, ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है बढ़ा है। क्यों? क्योंकि आरबीआई की तरफ से जो है यहाँ पे सरकार को क्या मिला है? डिविडेंड मिला है। व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड का मतलब होता है रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई की तरफ से जो है सरकार को डिविडेंड मिला है, एंड वो डिविडेंड कितना है बच्चों? 2.69 लाख करोड़। वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम कि आरबीआई की तरफ से डिविडेंड कितना मिला है? 2.69 लाख करोड़। यही जो पॉइंट है इसे जो है कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। एंड ये जो है
है लास्ट ईयर कितना था, ये 2.11 लाख करोड़ का था, उससे बढ़ के जो है 2.69 लाख करोड़ जो है आरबीआई की तरफ से जो है डिविडेंड हमें जो है देखने को मिला है। गवर्नमेंट का ये जो एक्सपेंडिचर रहा है उसमें से जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो कितना रहा है, 9.47 लाख करोड़। एंड जो सब्सिडीज है, सब्सिडीज के पीछे देखो कितना खर्चा हुआ है। सरकार जो सब्सिडीज देते रहते हैं फूड के ऊपर, पेट्रोलियम के ऊपर, फर्टिलाइजर के ऊपर, तो ये जो सब्सिडीज हैं वो कितना रहा है, 51,252 करोड़, 51,252 करोड़ ये जो है फर्स्ट क्वार्टर में ये जो है सरकार की तरफ से सब्सिडीज हमें देखने को मिला है। अच्छा, अगर बजटेड टारगेट के बारे में अगर बात करें कि इस साल का जो बजट जो हुआ था उसमें जो टारगेट के बारे में अगर बात करें कि 4.4% ऑफ द जीडीपी जो है क्या होना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए। वेरी मच इंपॉर्टेंट कि बजट का जो टारगेट था किसका, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, जीडीपी का जो बजट का जो टारगेट था उसके बारे में अगर बात करें तो उसमें हमें क्या देखने को मिला है, टारगेट यह है कि 4.4% ऑफ द जीडीपी जो है, 4.4% ऑफ द जीडीपी जो है क्या होना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए। बट अभी के हिसाब से कितना हमें देखने को मिल रहा है, 4.8% जो है अभी फिस्कल डेफिसिट देखने को मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट ये न्यूज से इंपॉर्टेंट क्या बनता है, ये न्यूज से इंपॉर्टेंट ये बनता है कि अभी फिस्कल डेफिसिट कितना है, 17.9% किसका, फर्स्ट क्वार्टर में हमें देखने को मिला है। उसमें से सरकार का इनकम कितना है, सरकार का इनकम है 9.41 लाख करोड़ का। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है कि टैक्सेबल इनकम कितना है, 5.40 लाख करोड़ का, नॉन टैक्सेबल कितना है, 3.73 लाख करोड़ का। और ये जो नॉन टैक्सेबल इनकम है इसमें से आरबीआई की तरफ से जो डिविडेंड आया, जो रिटर्न आया है वो कितना आया है, 2.69 लाख करोड़ का ये जो है रिटर्न आया है। अच्छा, इस बार का जो है बजट का टारगेट कितना था कि 4.4% ऑफ द जीडीपी जो है हम लोग का फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, बट अब तक जो हम लोग कहां तक पहुंचे हैं, 4.8% ऑफ द जीडीपी, इतना जो है हम लोग याद रख सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट जो न्यूज है, उसमें हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या बोल रहा है कि पंजाब जो है ऐसा पहला जो है स्टेट बन चुका है, जिसने क्या अपॉइंट किया है, साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट को अपॉइंट किया है, किसमें, अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। किसके अंडर में, अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर में साइन लैंग्वेज को जो है यहां पे इंप्लीमेंट किया है, कौन, पंजाब स्टेट। तो पंजाब हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया का जो है ये एक पहला जो है स्टेट बन चुका है जहां पे साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स जो है लाए गए हैं। एंड हम लोग को पता होगा कि पंजाब के स्टेट में जो विधानसभा जो है वहां पे भी हम लोग को जो है साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हमें जो है देखने को मिलता है। तो पंजाब एक पहला स्टेट बन चुका है जिसमें क्या है, साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स जुवेनाइल जो सेक्शन है उसके लिए भी लाया गया है। क्योंकि मान लो जो लोग क्राइम किए हैं एंड वो लोग मान लो यहाँ पे जुवेनाइल इसमें होम में मान लो उन लोगों को रखा गया है, तो उन लोगों को यहाँ पे सिखाया जाए, कोई अच्छी चीजें सिखाई जाए वहां पे, तो उसके लिए क्या चाहिए, उन लोगों को चाहिए साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट। जो लोग मान लो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उन लोगों को चाहिए क्या, साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स। तो उसके लिए पंजाब ने यहाँ पे जो है अच्छा कदम लिया है। तो बोला जा रहा है पंजाब हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ऑफिशियली एम्पैनल साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, ट्रांसलेटर्स एंड स्पेशल एजुकेटर्स, किसके अंडर में, अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इसके अंडर में जो है यहाँ पे पंजाब ने अच्छा कदम उठाया है। एंड इससे क्या होगा, इट विल एंश्योर एक्सेसिबल एंड सेंसिटिव जस्टिस फॉर ऑल। ये जो है ऐसा नहीं कि जो लोग बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सिर्फ उसी के लिए जो है यहाँ पे, या फिर देख पा रहे हैं, सिर्फ उसी के लिए जो है यहाँ पे प्रावधान दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो लोग मान लो स्पेशली एबल्ड है उन लोगों के लिए भी यहाँ पे जो है सोचा गया है। तो स्पेशली फॉर चिल्ड्रन विद द हियरिंग एंड स्पीच इंपेयरमेंट, जिन लोगों को सुनने को नहीं मिलता, जो लोग बोल नहीं पाते, उन लोगों के लिए जो है ये कदम उठाया गया है। एंड ये जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज इसे जो है डिप्लॉय किया जाएगा। एंड इससे जो है ये जो कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं, हम मतलब जो बच्चे हैं, जो स्पेशल चाइल्ड हैं, वो लोग जो बातचीत नहीं कर सकते हैं, वो जो है उसमें हमें जो है एक मदद हमें देखने को मिलेगा। एंड ये जो
एंड ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है इट इज ऑल्सो अलाइंड विद द पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो हमें पता होगा, पॉक्सो क्या है, प्रिवेंशन और द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है ना। जो 18 साल के नीचे जो बच्चों के ऊपर जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उसके ऊपर जो है पॉक्सो एक्ट लगता है। पॉक्सो कब का है, 2012 का जो है ये एक्ट है। तो ये इसके साथ जो है अलाइंड है। एंड यहां पे जो मैं कह रहा था कि ये जो है पंजाब गवर्नमेंट के तरफ से जो पंजाब विधानसभा प्रोसीडिंग्स हैं उसमें भी हम लोग को जो है साइन लैंग्वेज का यहां पे जो है इंप्लीकेशन देखने को मिला है। तो ऐसा कौन सा पहला स्टेट है जो साइन लैंग्वेज जो है अपना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर में लाया है, वो है पंजाब। ठीक है, इतना हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं भास्कर। भास्कर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये जो 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 छोटे मोटे जो स्कीम्स हैं, जो यहाँ पे सरकार के तरफ से जो भी इनिशिएटिव्स हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एंड याद रखना, ये जो भी हम लोग अभी के हिसाब से जो भी हम लोग अभी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, इट कम्स अंडर इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारा फेज 1 में ही काम आएगा, यही करंट अफेयर जो है तुम्हारा फेज 2 में भी मदद करेगा। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले तो देख लेते हैं भास्कर का फुल फॉर्म क्या है। भास्कर का फुल फॉर्म है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। यानी कि यहां से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है नॉलेज जो है गैदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका फुल फॉर्म है, जरूर इसको जो है नोट डाउन कर लेना। पर्पस क्या है, फैसिलिटेट कोलैबोरेशन विद द एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स, इंक्यूबेटर्स, एक्सीलरेटर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो इससे नॉलेज गैदर करने का मतलब क्या है कि हम लोगों को जो है यहाँ पे एक्सपोजर मिलेगा, कि हम लोग जो है यहाँ पे स्टार्टअप्स यानी कि जो भी मान लो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जो भी मान लो यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उन लोगों के साथ तुमको जो है यहाँ पे एक एक्सपोजर मिलेगा थ्रू भास्कर। एंड इसमें जो है कितने लोग जो है यहाँ पे एंटिटीज हैं, 1,97,932 जो है तुमको यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज देखने को मिलेगा अंडर द स्टार्टअप कैटेगरी। नेक्स्ट, नेक्स्ट जैसे देख सकते हो कि ये जो भास्कर क्या है, भास्कर जो है एक रजिस्ट्री है जिसके थ्रू जो हम लोग कोलैबोरेशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है कि कितने जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। 1.97 लाख करोड़, 1.97 लाख, सॉरी नॉट करोड़, 1.97 लाख। तो इसको जो है जरूर नोट डाउन कर लेना है। पायलट फेज में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग देखने को मिलेगा, यानी कि कनेक्शंस बिल्डअप हमें जो है देखने को मिलेंगे। पीयर टू पीयर नेटवर्किंग का मतलब क्या है कि जैसे देखो मान लो एक कंप्यूटर है, यहाँ पे मान लो जैसे दूसरा कंप्यूटर है, यहाँ पे मान लो तीसरा कंप्यूटर है, वो क्या है एक दूसरे के साथ जो है कनेक्टेड है, तो दैट इज नोन एज पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो यहाँ पे अब कंप्यूटर तो नहीं है, यहाँ पे क्या है डिफरेंट तुमको जो है यहाँ पे सोर्सेस तुमको मिलेंगे, डिफरेंट जो है यहाँ पे जैसे एक्सीलरेटर्स मिलेंगे, जो फंडिंग कर रहे हैं वो मिलेंगे, इंक्यूबेटर्स मिलेंगे, जो तुमको स्टार्टअप करने में और मदद करेगा, ये नेटवर्क तुमको बिल्डअप करने में मदद करेगा। उसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स भी हम लोग को जो है देखने को मिलेगा। प्लस जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उन लोगों के लिए जो है यहाँ पे यूनिक पर्सनलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन का भी यहाँ पे जो है बंदोबस्त किया गया है। साथ ही साथ माइक्रोसाइट्स को भी जो है इंप्लीमेंटेशन किया गया है स्टार्टअप इंडिया के स्कीम्स के साथ। अच्छा, टारगेट ऑडियंस क्या है, टारगेट ऑडियंस है तुम्हारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम, वो तो टारगेट ऑडियंस है ही, उसके साथ जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है एसएमईज यानी कि स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस। एंड ये जो इकोसिस्टम में जो भी पार्टनर्स हैं वो जो है यहाँ पे ये टारगेट ऑडियंस के अंडर में आते हैं। एंड मोर ओवर ये जो है तुम्हारा जो है स्टेट स्पेसिफिक तुमको जो है यहाँ पे आउटरीच देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या बनता है, इंपॉर्टेंट बनता है भास्कर। ठीक है, भास्कर। एंड ये जो भास्कर ये क्या है, ये एक नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री है। एंड इसमें कितने लोग जो है यहाँ पे जुड़े हैं, 1.97 लाख जो है यहाँ पे लोग जो है हमें देखने को मिल रहा है। आ जाते हैं नेक्स्ट जो न्यूज है, आ जाते हैं नेक्स्ट जो न्यूज है वो है इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। आ जाते हैं जो नेक्स्ट न्यूज है वो है इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। तो ये जो इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स है, अब देखो इंडेक्स के ऊपर भी जो है एग्जाम में बहुत बार सवाल जो है पूछ लेता है। तो ये इंडिया का जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स है ये रिलीज किसने किया है, ये रिलीज किया है नीति आयोग ने।
अच्छा मेरे को बस ये बता दो कि नीति आयोग जो है कब जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था, नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है एंड नीति आयोग के सीईओ कौन है, मेरे को जो है यहाँ पे आंसर चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो लॉन्च डेट कब हुआ है, लॉन्च डेट हुआ है अगस्त 2025। अच्छा लॉन्च्ड बाय नीति आयोग, किसने रिलीज किया है, श्री राजीव गौबा, जो क्या है नीति आयोग के जो है यहाँ पे मेंबर हैं। अगर हम लोग बात करें नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है, वो है नरेंद्र मोदी जी, एंड नीति आयोग के एमडी एंड सीईओ कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यन जो है यहाँ पे एमडी एंड सीईओ हैं। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, क्यों यहाँ पे जो है इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जो है लाया जा रहा है, ताकि इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट जो यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का कितना जो है यहाँ पे हमें डिमांड कितना बढ़ रहा है, लोग कितना उसको अपना रहे हैं, तो उसको ट्रैक रखने के लिए जो है ये इंडेक्स जो है इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल टूल टू ट्रैक एंड बेंचमार्क प्रोग्रेस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी गोल्स। ये किस चीज को सपोर्ट करता है, ये इंडिया का जो नेट जीरो जो कार्बन एमिशन का जो टारगेट है ऑफ 2070 का जो टारगेट है उस चीज को जो है ये सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ इट प्रोमोट्स स्टेट लेवल टेलर्ड पॉलिसीज, इक्विटेबल ई मोबिलिटी बेनिफिट्स एंड कंपैरेटिव परफॉर्मेंस, कि ये जो है और एक चीज को प्रमोट करता है कि हर एक स्टेट का जो है अपना खुद का जो है नियम है। स्टेट लेवल टेलर्ड पॉलिसीज का मतलब क्या है, हर एक स्टेट के अपने अपने जो है नियम है, उस चीज को भी जो है ये प्रमोट करता है। तो यहाँ पे मेन टारगेट क्या है कि इंडिया का ये जो एम है कि बाय 2070 हम लोग जो है एक नेट जीरो कार्बन एमिशन एक कंट्री बनेंगे, तो उस चीज की ओर आगे बढ़ने के लिए ये जो है इंडेक्स जो है बहुत मददगार रहेगा। इससे हम लोग ये ट्रैक रख पाएंगे कि हम लोग एज ए इंडियन सिटीजन हम लोग ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उसको हम लोग कितने जल्दी और कितना सही तरीके से हम लोग अपना पा रहे हैं, एंड उसको देख के सरकार जो है वहां पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ भी करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ आईईएमआई यानी कि इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, तो ये जो स्कोर जो दिया जाता है ये आउट ऑफ 100 दिया जाता है। कवरेज क्या है, ये कवरेज जो है हर एक स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को यहां पे जो है कवर किया जाता है। आ जाते हैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि इंडिकेटर्स कितने हैं। टोटल इंडिकेटर्स के बारे में अगर बात करें तो टोटल इंडिकेटर्स हैं 16 जो है कोर इंडिकेटर्स हैं, एंड उसमें जो है 3 जो है कोर थीम्स हैं। तो यानी कि 16 इंडिकेटर हैं एंड 3 थीम के ऊपर बना है। सबसे पहला थीम क्या है, ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस, कि ये जो लोगों का ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रति जो है डिमांड कितना है, उसको अडॉप्ट कितने लोग कर रहे हैं। अब जैसे कुछ लोग जो है एंजाइटी के कारण जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो है अपनाते नहीं है, या फिर हम लोग का मेंटालिटी जो है वही जो पेट्रोल एंड डीजल बैक्ड व्हीकल्स हैं उसी के प्रति है, तो लोग धीरे धीरे कितने अपना रहे हैं, डिमांड कितना है। तो इससे जो है ट्रैक रखने में मदद होगा कि हमारे कंट्री में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री है वो कितने रैपिड पेस से ग्रो हो रहा है। दूसरा जो है किसको लेके है, दूसरा है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, की जो चार्जर्स हैं हम लोग को ये देखने को मिलता है कि ईवीज तो रास्ते में चल रहे हैं बट एडिक्वेट नंबर ऑफ चार्जर्स नहीं है, उसके हिसाब से भी जो है बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे ईवीज की ओर आगे नहीं बढ़ते हैं। तो उसके ऊपर भी ध्यान रखा जाएगा कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस कितने स्टेट में है, एज वेल एज ईवी रिसर्च एंड इनोवेशन स्टेटस, कि उसके ऊपर जो है क्या काम चल रहा है, हम लोग नए नए और कौन कौन से टेक्नोलॉजीज को ला पा रहे हैं हम लोग ईवीज में, उसके ऊपर भी जो है यहाँ पे काम होगा, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसके ऊपर भी किया जाएगा। की फंक्शंस के बारे में अगर बात करें तो इससे ये जो इंडेक्स हैं, ये जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो इंडेक्स हैं, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि बहुत सारे स्टेट के जो स्ट्रेंथ जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको हम लोग नोटिस कर पाएंगे, प्लस कहां पे वो लैक कर रहे हैं, गैप कहां पे है उसको भी हम लोग जो है यहाँ पे नोटिस कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है अलग अलग स्टेट्स के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको हम लोग अपना सकते हैं, प्लस क्रॉस सेक्टोरल कोलैबोरेशन, डिफरेंट सेक्टर्स में जो है अलग अलग सेक्टर्स के जो हमें कोलैबोरेशन की ओर भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो मेन जो थीम्स हैं प्लस ये जो 16 जो यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे जो है पॉलिसी डिसीजंस भी ले सकते हैं, एंड उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड प्लानिंग भी कर सकते हैं टुवर्ड्स द ईवी टारगेट एंड द नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो टारगेट है 2070 का, उसके साथ भी हम लोग जो है यहाँ पे अलाइंड रह सकते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंस है किसका, ये इंपॉर्टेंस है ये इंडेक्स का, रिलीज्ड बाय हुम, रिलीज्ड बाय नीति आयोग, ये जो है तुम्हें याद रखना है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट
एक स्कीम जो क्या है मेरिट स्कीम, जो क्या है मेरिट स्कीम किसके लिए है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए है। ये जो मेरिट स्कीम है किसके लिए है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए। ये जो भी स्कीम है वेरी मच इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम एंड स्पेशली आरबीआई। आरबीआई में जो है ऐसे स्कीम्स के ऊपर तुमको जो है सवाल तुमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरिट का सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। ये जो है फुल फॉर्म है मेरिट का, ठीक है। तो ये जो है कितने इंस्टीट्यूशंस में करवाया जा रहा है, 275 इंस्टीट्यूशंस में करवाए जा रहे हैं। एंड ये जो टेक्निकल एजुकेशन है ये करवाया जाएगा इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस एज वेल एज द पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स। वहां पे जो है, यहाँ पे पॉलिटेक्निक यानी कि जहां पे डिप्लोमा करते हैं, तो वो इंस्टीट्यूट्स में भी जो है यहाँ पे इसका सुविधा मिलेगा। तो इसमें कि देखो कितने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, 175 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं एंड 100 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस। तो टोटल इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, 275 इंस्टीट्यूशंस। एम क्या है, टेक्निकल एजुकेशन को जो है आगे बढ़ाना। तो ये जो स्कीम है ये क्या है, ये पूरा जो है कौन यहाँ पे पैसा प्रोवाइड करेगा, सरकार यानी कि केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड करेगा। कैसे पता लगा हमें, देखो यहां पे लिखा हुआ है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या है, 100% कंट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इफ इट इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम देन देयर इज अ पार्शियल कंट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्शियल कंट्रीब्यूशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो है 100% कंट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ड्यूरेशन क्या रहेगा, ड्यूरेशन रहेगा तुम्हारा इस साल जो है 25-26 से स्टार्ट होगा एंड ये जो है 29-30 तक हमें देखने को मिलेगा, यानी कि आने वाले 4 साल में जो है इसका प्रोग्रेस हमें जो है देखने को मिलेगा। इसके लिए सरकार की तरफ से बजट क्या है, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो मेरिट स्कीम के लिए सरकार की तरफ से बजट कितना है, 4,200 करोड़ रुपए। तो एंड ये जो 4,200 करोड़ रुपए है इसका जो हाफ जो अमाउंट है 2100 करोड़, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है वर्ल्ड बैंक। ये जो है लोन दे रहा है कौन, वर्ल्ड बैंक जो है लोन दे रहा है, ताकि इंडियन सिटीजन, इंडिया के जो यूथ हैं वो जो है टेक्निकल एजुकेशन में आगे बढ़ पाए। ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू इंप्रूव क्वालिटी एज वेल एज इक्विटी एंड गवर्नेंस इन टेक्निकल एजुकेशन, कि ये जो हमारे कंट्री में जो टेक्निकल एजुकेशन है उसका क्वालिटी जो है और बढ़ पाए, उसके ऊपर गवर्नेंस यानी कि नजरदारी सही से हो, उसके साथ साथ उसका जो है फैसिलिटीज जो है सही से बच्चों को यहाँ पे मिले। अलाइनमेंट क्या है, ये जो भी यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करवाया जाएगा अंडर दिस टेक्निकल एजुकेशन स्कीम, तो ये जो है इट इज अलाइंड विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके साथ अलाइंड है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग पढ़ाया जाएगा, जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके साथ अलाइंड करके ही बच्चों को जो है यहाँ पे टेक्निकली जो है उन लोगों को एक्सपर्ट यहाँ पे जो है बनाया जाएगा। एंड उसके लिए कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, 275 इंस्टीट्यूशंस को अब तक चुना गया है। समय कितने समय के लिए है, आने वाले 4 साल के लिए, यानी कि 2025-26 से लेके 2029-30 तक हमें देखने को मिलेगा। सरकार की तरफ से कितना फंड एलोकेट किया गया है, 4,200 करोड़ एंड उसमें से 2,100 करोड़ विल बी गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक इन द फॉर्म ऑफ लोन। आ जाते हैं नेक्स्ट अगेन नीति आयोग। अच्छा, मेरे को जो है ये आंसर चाहिए, ठीक है। मैं एक हिंट देता हूं कि नीति आयोग कब बना था, एक हिंट देता हूं मैं डेट बताता हूं। डेट है 1 जनवरी। मेरे को ईयर जो है कमेंट बॉक्स में चाहिए। अच्छा, नीति आयोग का एक रिपोर्ट है कि अनलॉकिंग अ 200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। तो यहां पे देखो जो डेट है वो जो रिलीज किया गया है रिपोर्ट, ये जो है रिपोर्ट का नाम है अनलॉकिंग अ 200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो इसमें जो डेट है वो जो रिलीज किया गया है वो है 4 अगस्त 2025 का। किसने रिलीज किया, अगेन श्री राजीव गौबा। जो इलेक्ट्रिक जो मोबिलिटी जो इंडेक्स था वो भी वाज रिलीज्ड बाय राजीव गौबा एंड ये भी जो है वाज रिलीज्ड बाय राजीव गौबा। मेन एम क्या है, टू अचीव 30% ईवी सेल्स शेयर बाय 2030, कि हम लोग कैसे और ईवी सेल्स, कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेल्स है कैसे उसको और बढ़ा पाए बाय 2030, यही जो है इसका मेन एम है।
ट्रेंड्स के बारे में अगर देखें, देखो 2016 में कितना ईवी बिका था, 50,000 ईवी बिका था, एंड अब जाके 2024 के हिसाब से अगर देखें 2.08 मिलियन जो है ईवी जो है यहाँ पे बिका है, एंड 2025 में हमें पता है कि ये नंबर जो है और बढ़ता जाएगा। हालांकि जीएसटी में हमें जो 22 सितंबर से जो जीएसटी जो लागू होगा उसमें हमें ये देखने को मिला है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे प्राइस जो है इंक्रीज होगा, बट ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है उसके पीछे जो है और जो है यहाँ पे फैसिलिटीज लाएंगे ताकि इंडिया में ईवीज का जो है यहाँ पे डिमांड बढ़े। अगर ग्लोबल ईवी सेल्स के बारे में बात करें तो उसमें भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, एंड इंडिया का ईवी पेनिट्रेशन के बारे में अगर बात करें, एंड दैट इज ऑलमोस्ट 40% इन 2024 एंड इट वाज 20% ऑफ द ग्लोबल लेवल इन 2020। तो वहां से जो है हमें अच्छा खासा जो है यहाँ पे इंडिया में ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। बट ये जो ईवी जो ग्रोथ हो रहा है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे पास जो है स्ट्रॉन्गर पॉलिसी नहीं है एंड स्ट्रॉन्गर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर मान लो मैं ईवी खरीद लेता एंड मेरे को अगर 1000 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए रास्ते में चार्जिंग स्टेशंस तो होने चाहिए, तो वही जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो गैप है उसको जो है फुलफिल करना चाहिए, एंड दैट बिकम्स द मेन चैलेंज। तो देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि ग्रोथ इज स्टडी बट स्टिल स्लोअर देन डिजायर्ड, रिक्वायर्स स्ट्रॉन्गर पॉलिसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश। डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें जो है 7 जो है स्टेक होल्डर्स रहेंगे, एंड 7 स्टेक होल्डर्स रहेंगे फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो इसमें जैसे इंडस्ट्री प्लेयर्स भी रहेंगे, यानी कि जो कार कंपनीज हैं वो तो रहेंगी, प्लस जो है यहाँ पे मिनिस्ट्रीज जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो रिसर्चर्स हैं, जो स्टेट लेवल पॉलिसी मेकर्स हैं, वो सब भी यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। तो इसका मेन एम क्या है, इसका मेन एम है कि हमारे कंट्री में कैसे जो है ईवी का यहाँ पे जो है डिमांड बढ़ाया जाए। तो सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें, पोजीशन ईवी एज अ $200 बिलियन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। ये जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये आने वाले समय में $200 बिलियन का एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड ये जो है हमारा अगेन जो नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो गोल है ऑफ 2070 उसको जो है यहाँ पे क्या करता है, सपोर्ट करता है, उसी के साथ जो है अलाइंड है। एंड यहाँ पे जो है एक और चीज यहाँ पे कहा गया है कि हर एक स्टेट जो है अपने हिसाब से जो है यहाँ पे अपने पॉलिसीज को जो है टेलर कर सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से पॉलिसीज को जो है यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, वेरी मच इंपॉर्टेंट, भारतीय जनौषधि परियोजना। तो प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना, उसके ऊपर जो है हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। चलो अगर हम लोग बात करें प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना, दैट इज स्टेटस एज ऑन 30 जून 2025 की 30 जून 2025 तक स्टेटस क्या है उसके ऊपर अगर बात करें तो जो जनौषधि केंद्रस हैं, जो जनौषधि जो केंद्रस हैं नेशन वाइड जो कवरेज है उसके ऊपर अगर बात करें तो टोटल कितने जनौषधि केंद्रस हमें देखने को मिल रहा है ऑल ओवर इंडिया, 16,912। ये जो है इंपॉर्टेंट है कि 16,912 जनौषधि केंद्रस हैं, एंड उनमें से गांव में कितने हैं, रूरल आउटरीच कितना है, 8,660। रेलवे स्टेशन पे हमें कितने देखने को मिलते हैं, 106 जो है जनौषधि केंद्रस जो है हमें रेलवे स्टेशन में देखने को मिलते हैं, जो क्या प्रोवाइड करता है, क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मेडिसिन। तो तुमको जो देखना ऐसे बहुत सारे जो रेलवे स्टेशन हैं उसको जो है अभी जो है नए तरीके से डेवलप किए जा रहे हैं, एंड वहां पे जो है ये जनौषधि केंद्र जो है वहां पे लगाए जा रहे हैं एंड वहां पे सेटअप किए जा रहे हैं, तो उसी के साथ जो है ये अलाइन है। उसके साथ साथ जो रूरल एक्सपांशन स्ट्रेटेजी वो भी हमें देखने को मिल रहा है, किसके थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज जो यानी कि जो कोऑपरेटिव बैंक का जो रूरल वाला पार्ट में सबसे लास्ट स्टेप में जो आते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज यानी कि पैक्स, जो डायरेक्टली किसके साथ लिंक्ड हैं, टू द रूरल जो रेसिडेंट्स हैं, तो उसके थ्रू जो है इसको और जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं, सरकार का ये जो है एम है। अच्छा, इसमें अगर बात करें कि ये जो जनौषधि जो केंद्र हैं इसमें फुटफॉल कितने हैं, यानी कि डेली कितने लोग आते हैं, तो डेली फुटफॉल के बारे में अगर बात करें ये जनौषधि केंद्र में ऑलमोस्ट डेली जो है 10 से 12 लाख लोग जो है आते हैं अफोर्डेबल मेडिसिन लेने के लिए। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि सिटीजन का लास्ट 11 साल में सेविंग्स
कितना जो है हमें देखने को मिला है अंडर दिस जन औषधि केंद्र। तो ऑलमोस्ट 38,000 जो है यहाँ पे जो है सेविंग्स हमें देखने को मिला है। एक्सेसिबिलिटी कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है, इन अर्बन एरियाज, इन रूरल एरियाज एंड इन रिमोट लोकेशन जो है हमें इसका एक्सेसिबिलिटी जो है देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हिसाब से, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें जो है एक जो है मेन जो है यहाँ पे वेयर हाउस रहेगा, उससे जो है ऐसे 4 जो है रीजनल वेयर हाउसेस रहेंगे एंड उससे जो है यहाँ पे 39 जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स रहेंगे। यानी कि एक जो है मेन वेयर हाउस रहेगा जहां पे जो है मेन मेडिसिन एंड ऑल जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो स्टोर रहेगा, वहां से जो है रीजनल एरियाज में वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एंड वहां से जो है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में जो है यहाँ पे दिए जाएंगे। अच्छा, अगर हम लोग देखें प्रोडक्ट मॉनिटरिंग का, तो 400 फास्ट मूविंग जनौषधि प्रोडक्ट्स विल बी ट्रैक्ड रेगुलरली। अच्छा, मिनिमम स्टॉकिंग मैंडेट कितना है कि मिनिमम तुम्हें स्टॉक कितना रखना है कि 200 प्रोडक्ट्स का जो है यहाँ पे स्टॉक तुम्हें रखना है एंड 200 प्रोडक्ट्स में भी क्या 100 जो है टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स होने चाहिए एंड 100 जो है फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स जो है होने चाहिए। एंड ये जितने भी जन औषधि केंद्र्स के जो ओनर्स रहेंगे तो उन लोगों के लिए भी सरकार की तरफ से जो है इंसेंटिव्स हमें जो है देखने को मिलेगा। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, यहां से इंपॉर्टेंट बन जाता है कि टोटल कितने जन औषधि केंद्र हमारे कंट्री में जो है अभी मौजूद हैं, तो 16,912। उसमें से रूरल एरियाज में कितने हैं, 8,660। रेलवेज में कितने हैं, रेलवे स्टेशन में कितने हैं, 106 जन औषधि केंद्र। अच्छा, इसमें डेली फुटफॉल कितना है, 10 से 12 लाख लोगों का अब तक लास्ट 11 साल में कितना सेविंग्स हुआ है, तो वो हुआ है ऑलमोस्ट 38,000 करोड़ का। नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट आ जाते हैं अगेन एक दूसरा स्कीम, वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो उसमें आ जाते हैं, तो मैटरनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इसके ऊपर जो है यहां पे बातचीत किया जा रहा है। चलो, तो क्या बोला जा रहा है, मैटरनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर बातचीत किया जा रहा है। टोटल कितने बेनिफिशियरीज हैं, टोटल हमारे देश में अब तक जो डेटा के हिसाब से 4.05 करोड़ जो है हमें जो है यहाँ पे बेनिफिशियरीज जो है देखने को मिल रहा है। यानी कि इतने महिलाएं जो है सरकार का ये जो स्कीम है उसको जो है उसका लाभ उठा रहे हैं अंडर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। एंड मिशन जो पोषण 2.0, यानी कि पोषण 2.0 किसके लिए है, जैसे बच्चों के लिए भी है, उसके साथ साथ एडोलेसेंट जो गर्ल्स हैं, उसके साथ साथ जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं एंड जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उसके लिए है पोषण 2.0। तो पोषण 2.0 के अंडर में कितने लोग जो है यहाँ पे जुड़े हुए हैं, 72.22 लाख इतने लोग जो है जुड़े हुए हैं। एंड प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंडर में कितने बेनिफिशियरीज हैं, 4.05 करोड़। क्या बोला जा रहा है कि जब से ये लॉन्च हुआ है तो इससे जो है हमें एक और डेटा मिल रहा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये कब लॉन्च हुआ है, 1 जनवरी 2017। इसको जो है तुम नोट डाउन कर सकते हो। तो तब से लेके जो है कितना यहाँ पे जो है बेनिफिशियरीज हुए हैं, 4.05 करोड़ जो है यहाँ पे बेनिफिशियरीज हमें देखने को मिला है। एंड इसमें जो है पोषण जो है जो पोषण 2.0 फॉर द प्रेग्नेंट वुमन, फॉर द लैक्टेटिंग वुमन, वो वहां पे कितने लोग जो है यहाँ पे रजिस्टर किए हैं, 72.22 लाख प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो रजिस्टर्ड है। अगर हम लोग बात करें कि ये जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके अंडर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ना मैटरनल तुमको जो है यहाँ पे इनिशिएटिव्स देखने को मिलते हैं। देखो क्या होता है कि एक जो है मेन स्कीम होता है, वो स्कीम के अंडर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरकार की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनिशिएटिव्स हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो सबसे पहला जो इनिशिएटिव है वो है सुमन। सुमन का फुल फॉर्म क्या है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, ये जो है सुमन का फुल फॉर्म है। तो सुमन के अंडर में हमें क्या देखने को मिलता है, फ्री क्वालिटी मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर विद जीरो सर्विस डिनायल। तो बोला जा रहा है कि फ्री में तुमको जो है यहाँ पे जो प्रेग्नेंट वुमन है उसका जो डिलीवरी है वो फ्री में करवाया जाएगा, प्लस जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उसका भी यहाँ पे जो है ख्याल रखा जाएगा। एंड इसमें जो है जीरो सर्विस डिनायल, दैट इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे कोई जो है ना नहीं बोल सकता। असल में मेरे को ये बताओ कि ये सब सरकार की तरफ से क्यों किया जा रहा है, क्योंकि देखो हर कोई पर्सन जो है यहाँ पे जो
सी सेक्शन या फिर जो सिजारियन बेबी हम लोग कहते हैं ना, उसको जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सरकार की तरफ से कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं ताकि जो मैटरनल जो मोर्टेलिटी है, अब देखो बहुत बार ऐसे होते हैं महिलाओं के साथ, जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं, वो लोग मान लो नॉर्मल डिलीवरी करते टाइम जो है उनका जो है यहाँ पे डेथ जो है हो जाता है। तो ये ना हो, यहाँ पे जो है सरकार की तरफ से भी जो है यहाँ पे एक जो है सपोर्ट मिले, प्लस ये जो सिजारियन जो सी सेक्शन जो यहाँ पे किया जाता है उसका भी सपोर्ट मिले, प्लस जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उसको भी यहाँ पे जो है ख्याल करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ सपोर्ट मिले। इसी के लिए जो है ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनिशिएटिव जो है सरकार की तरफ से लाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें JSSK यानी कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, यानी कि इसी से हमें पता चल रहा है मदर प्लस चाइल्ड दोनों के लिए है। क्या क्या बोला जा रहा है? फ्री डिलीवरी इंक्लूडिंग द सी सेक्शन इन पब्लिक फैसिलिटीज विद फ्री ट्रांसपोर्ट, डायग्नोस्टिक, मेडिसिन एंड डाइट, यानी कि फूड से लेके मेडिसिन से लेके डाइट, डायग्नोसिस सब कुछ जो है यहाँ पे मिलेगा। देन PMSMA यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, दिस इज ऑल्सो एन इनिशिएटिव। उसमें क्या देखने को मिलेगा? फिक्स डे मंथली एंटीनेटल चेकअप बाय स्पेशलिस्ट, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, डिलीवरी के पहले जो चेकअप्स होते हैं, जो रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए, वो जो है सरकार की तरफ से वो जो है तुम्हें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एक्सटेंडेड PMSMA यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को और एक्सटेंड किया गया, वो भी एक इनिशिएटिव है। उसमें क्या है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी ट्रैकिंग एंड एक्स्ट्रा विजिट्स, उसके लिए भी जो है यहाँ पे इंसेंटिव जो है दिया जाएगा, ताकि कोई जो है यहाँ पे ना तो डिनाई कर पाए एंड जो जरूरतमंद जो महिलाएं हैं उसको भी यहाँ पे जो है बेनिफिट मिले। अब क्योंकि देखो अगर इंसेंटिव्स नहीं दिया जाएगा तो लोग जो है उसके लिए काम भी नहीं करेंगे, तो लोगों को एनकरेज करने के लिए एंड जो मैटरनल मोर्टेलिटी है प्लस जो एनीमिया है बच्चों का मान लो, या फिर जो लो बर्थ जो वेट होता है बहुत बार बच्चों का, ये सब को जो है हैंडल करने के लिए ये जो है सरकार की तरफ से डिफरेंट जो है यहाँ पे इनिशिएटिव्स हैं। उसके साथ साथ देखो यहाँ पे जो पोस्ट नेटल केयर है, पोस्ट नेटल केयर यानी कि आफ्टर डिलीवरी जो केयर है उसके ऊपर भी जो है ध्यान दिया जाएगा। तो इंसेंटिव्स फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाई रिस्क पोस्टपार्टम मदर्स, यानी कि एक तो बच्चों का प्लस जो मदर्स हैं आफ्टर डिलीवरी, उनका अगर शरीर में अगर कोई एबनॉर्मलिटीज दिख रहे हैं उसका भी यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट यहाँ पे जो है किया जाएगा। प्लस यहाँ पे द VHSNDS यानी कि विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डेज, उसके अंडर में जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंडर में जो मदर है एंड जो चाइल्ड है उसका भी यहाँ पे पोषण का जो है ख्याल रखा जाएगा। प्लस यहाँ पे आयरन टैबलेट्स फॉर 6 मंथ्स, एल्बेंडाजोल फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये सब मेडिसिन भी जो है वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस यहाँ पे जो है डिफरेंट बुकलेट्स जहाँ पे जो है मदर प्लस चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो है यहाँ पे ख्याल रखा जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है बच्चों को यहाँ पे जो है प्रॉपर फूड मिले, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, प्रॉपर आयरन सप्लीमेंट मिले, ताकि बच्चों को एनीमिया ना हो, उसका भी यहाँ पे जो है ख्याल रखा जाएगा। अब जो मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 के बारे में अगर बात करें, तो ये जो मिशन सक्षम आंगनवाड़ी है एंड जो पोषण 2.0, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि ये किसके लिए है, ये है तुम्हारा लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट वुमेन, एडोलेसेंट जो गर्ल्स हैं, प्लस जो चाइल्ड हैं उसके लिए ये होता है। तो यहाँ पे भी वही देखो लिखा गया है, कंबाइंड आंगनवाड़ी सर्विसेज पोषण अभियान एंड स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। तो इसके अंडर में जो है 600 कैलोरी का यहाँ पे जो है तुमको सप्लीमेंट, जो फूड सप्लीमेंट्स जो फूड्स हैं वो दिए जाएंगे। उसमें 18 to 20 ग्राम प्रोटीन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थ्रू टेक होम राशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स फॉर अप टू 300 डेज पर ईयर। तो इतना सपोर्ट जो है सरकार की तरफ से मिल रहा है। उसके साथ साथ जो है सरकार की तरफ से पोषण ट्रैकर ऐप भी दिया गया है, ताकि उससे ट्रैक रख पाए कि लोगों को पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है कि नहीं, जितना जरूरत है वो मिल रहा है कि नहीं। तो वो भी जो है सरकार की तरफ से शुरुआत किया गया है। प्लस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो है ये मैंडेटरी हो गया है अब जाके फ्रॉम 1 जुलाई 2025, वेरी मच इंपॉर्टेंट। अंडर पोषण 2.0 जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है वो जो है मैंडेटरी हो गया है फ्रॉम 1 जुलाई 2025, ठीक है। एंड ये क्यों किया गया है फेशियल रिकॉग्निशन? ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं उसको जो है यहाँ पे सही बेनिफिट जो है यहाँ पे मिले, कोई उसका गलत इस्तेमाल जो है ना कर पाए। उसके साथ साथ एक ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म भी यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे एक टोल फ्री नंबर पे फोन करके कोई भी जो है अपना प्रॉब्लम को जो है यहाँ पे क्या कर सकता है, ये दर्ज कर सकता है, ताकि उसका जो है रेजोल्यूशन सही टाइम पे हो।
चलो चलो थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे टेक्निकल डिफिकल्टी हमें जो है देखने को मिला है, प्लस चलो स्टार्ट करते हैं। तो पीएम ई ड्राइव स्कीम, चलो इसको लेके बात करते हैं कि पीएम ई ड्राइव स्कीम कि हमारे देश में अगेन अगेन जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो डिमांड है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ड्राइव है उसको और कैसे बढ़ाया जाए, उसका डिमांड कैसे बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कैसे हम लोग करें, एंड और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी और कैसे हम लोग जो है देश में बढ़ा पाएं, तो उसके ऊपर जो है ये जो है ध्यान दिया जाएगा अंडर पीएम ई ड्राइव स्कीम। तो ये जो है एक्सटेंड किया गया है टिल 2028 विदाउट एक्स्ट्रा फंडिंग। तो बोला जा रहा है कि इसमें जो है कोई एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं किया जाएगा, एंड इसको जो है सरकार की तरफ से जो है 2028 तक जो है इसको क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। द प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट पीएम ई ड्राइव स्कीम launched by Ministry of Heavy Industries in September 2024 has been extended from March 2026 टू मार्च 2028। तो बोला जा रहा है कि इस साल का मार्च तक जो यहाँ पे ई ड्राइव जो मिशन था उसको एक्सटेंड करके जो है यहाँ पे मार्च 2028 तक इसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। अच्छा, इसके लिए सरकार का टोटल खर्चा कितना होगा? सरकार का टोटल खर्चा होगा 10,900 करोड़। वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। 10,900 करोड़ जो है यहाँ पे सरकार का खर्चा होगा। किसके लिए? अंडर पीएम ई ड्राइव स्कीम, उसके अंडर में जो है यहाँ पे सरकार का खर्चा होगा। तो इसका मेन फोकस एरिया क्या है कि ताकि लोग और ज्यादा से ज्यादा जो है 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स प्लस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको जो है और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो है लोग खरीदें, उसका जो है यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। देखो यहाँ पे फोकस एरियाज के बारे में अगर बात करें तो देखो यहाँ पे दिया गया है फोकस एरियाज क्या है। फोकस एरियाज है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, ई बसेस, ई एम्बुलेंसेज, ई ट्रक्स। तो जो मैं कह रहा था कि पब्लिक प्लस प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हर चीज का जो है यहाँ पे जो है ध्यान रखा जाएगा। तो ई बसेज, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपग्रेडेशन ऑफ टेस्टिंग एजेंसीज, तो इसके ऊपर जो है ध्यान रखा जाएगा। उसके लिए फंड एलोकेशन मैंने पहले भी कहा, बट उसमें यहाँ पे देखो सेग्रीगेशन किया गया है फंड एलोकेशन का। तो फंड एलोकेशन का सेग्रीगेशन के बारे में अगर बात करें 3,679 करोड़ ये जो पैसा है ये किसके लिए रहेगा? फॉर डिमांड इंसेंटिव्स। अच्छा, जो 14,028 जो ई बसेस हैं उसके लिए कितना यहाँ पे अमाउंट सरकार की तरफ से है? 4,391 करोड़ का। अच्छा, जो चार्जिंग स्टेशन हैं उसके लिए है 2,000 करोड़ का अलॉटमेंट, एंड 780 करोड़ फॉर टेस्टिंग एजेंसी अपग्रेड्स, एंड 50 करोड़ दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, यानी कि जो देख रेख करने के लिए इतना जो है खर्चा एलोकेट किया गया है सरकार के तरफ से। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी कि जो बच्चे हैं उसके ऊपर जो है यहाँ पे उसके जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो हमें देखने को मिलते हैं, जो डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जो डिजीजेस देखने को मिलते हैं, उसके ऊपर जो है यहाँ पे फोकस किया गया है। क्या बोला जा रहा है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव केयर टू चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 18 ईयर्स। की ये जो है जब से जन्म लिया है बच्चा से उस समय से लेके 18 साल की उम्र तक जो है यहाँ पे मेन जो है यहाँ पे फोकस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे ये जो है 4 डीज के ऊपर जो है मेन फोकस किया जाएगा। बच्चों का 4 डीज के ऊपर जो है मेन फोकस किया जाएगा। पहला डी क्या है? डिफेक्ट। अगर बच्चों में कुछ डिफेक्ट है क्या, मान लो वो कान में सुन पा रहा है कि नहीं, वो बोल पा रहा है कि नहीं, वो देख पा रहा है कि नहीं, उसके साथ साथ कुछ डिजीजेस है क्या, उसके साथ साथ कुछ डेफिशिएंसीज हैं क्या, कुछ कमियां हैं क्या उसके शरीर में, प्लस डेवलपमेंट डिलेज की उम्र तो हो गया है बट उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ये 4 चीज सबसे पहला हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहला हम लोगों ने देखा डिफेक्ट, देन हम लोगों ने क्या देखा? डिजीजेस, देन हम लोगों ने क्या देखा? डेफिशिएंसीज, एंड उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? डेवलपमेंटल डिलेज। तो दीज 4 डीज आर इंपॉर्टेंट। हो सकता है एग्जाम में ऐसा पूछ ले कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस।
ठीक है, तो ऐसा जो है सवाल जो है पूछ सकता है। कवरेज क्या है? 32 कॉमन हेल्थ कंडीशन जैसे अर्ली डिटेक्शन, फ्री ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, ये जो है हमें देखने को मिलेगा। तो 32 ऐसे कॉमन हेल्थ कंडीशन, उसको जो है यहाँ पे मेन फोकस किया जाएगा। उसके साथ साथ अर्ली इंटरवेंशन एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल केयर भी जो है दिया जाएगा फॉर द चिल्ड्रन। तो ये जो है स्टेट लेवल के ऊपर जो है ये जो है बहुत डिपेंडेंट रहेगा। अगर हम लोग बात करें अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट इन रूरल एरियाज, वो जो है कम हो गया है। पहले कितना था? पर 1000 में जो है 51 था 2014 में, एंड अब जाके जो है ये कम होकर 34 में आ गया है। यानी कि अगर 1000 अगर बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं, उनमें से 2014 का डेटा के अनुसार जो है 51 बच्चे जो है वो क्या हो जाते थे? मर जाते थे। मतलब 5 साल के उम्र तक जो है बच्चे जो है वो मर जाते थे। बट अब वो कम होके जो है कितना हो गया है? 34 जो है हमें देखने को मिल रहा है। एंड ये जो है 2022 का जो है ये डेटा है। एंड सरकार जो है उसी के ऊपर काम कर रहा है कि बच्चों के अंदर में कोई डेफिशिएंसीज, कोई डिफेक्ट, कोई यहाँ पे न्यूट्रिशन कुछ प्रॉब्लम, कुछ डिजीजेस, डेवलपमेंटल डिलेज ऐसा ना हो, उसी के ऊपर जो है सरकार जो है ख्याल यहाँ पे रख रहे हैं। चलो अभी हम लोग आ जाते हैं ओल्ड एज पेंशन स्कीम NSAP, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये जो है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज के लिए जो है ये वेरी मच इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जा रहा है कि ये जो NSAP है, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। सोशल असिस्टेंस यानी कि लोगों को जो है यहाँ पे, जैसे देखना अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना इज ऑल्सो अ सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, या फिर रादर हम लोग उसे अगर और सही तरीके से कहें तो इज अ सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम। तो यहाँ पे भी ये जो है एक सोशल सिक्योरिटी या फिर सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, जिसके थ्रू यहाँ पे जो है पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा, एंड वो भी ओल्ड एज पर्सन के लिए। तो उसके लिए जो सेंट्रल जो पेंशन रेट्स हैं वो कितना रहेंगे? 200 रुपीज पर मंथ पर बेनिफिशियरी एजेड 60 to 79 ईयर्स, एंड 500 पर मंथ पर बेनिफिशियरी 80 प्लस ईयर्स। यानी कि अगर किसी का एज अगर 60 से लेके 79 ईयर्स तक है, तो उसको पर मंथ कितना मिलेगा? 200 रुपए करके मिलेगा। यानी कि साल भर में उसको जो है 2400 रुपए यहाँ पे जो है मिलेगा। अगर उसका उम्र अगर 80 साल से ज्यादा है, तो उसको कितना मिलेगा? उसको 500 रुपए करके मिलेगा। यानी कि उसको जो है यहाँ पे 6000 रुपए उसको जो है यहाँ पे मिलेगा। तो ये क्या है? स्टेट एंड यूटी के तरफ से भी जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है यहाँ पे मिल सकता है। तो इसमें क्या है? हो सकता है कि पर बेनिफिशियरी को 50 रुपए से लेके 3800 रुपए करके एक्स्ट्रा टॉपअप, यानी कि ये जो पैसा मिलेगा उसके साथ जो है एक्स्ट्रा पैसा जो है यहाँ पे मिल सकता है। एवरेज मंथली पेंशन अगर हम लोग देखें, मोस्ट स्टेट्स में ऑलमोस्ट जो है 1000 रुपए करके है, यानी कि सालाना उसको जो है लगभग 12,000 रुपए जो है यहाँ पे मिलता है। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? ये जो है हर एक स्टेट या फिर यूटीज का जो है ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं एक स्कॉलरशिप स्कीम के ऊपर जो है हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्कॉलरशिप स्कीम, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। क्या बोला जा रहा है? ये लॉन्च कब हुआ? ये लॉन्च हुआ था 2008 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एम क्या था कि ताकि बच्चे जो है ये क्लास 8 के बाद जो है वो ड्रॉप आउट ना कर दें। नॉर्मली देखो हम लोगों ने तो ये अभी देख लिया है कि ऑलमोस्ट जो है क्लास 8 तक जो है पास फेल ये जो है हटा दिया गया है। अब इसके कुछ जैसे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं। तो ठीक है, ताकि कोई जो है स्कूल छोड़ के ना भागे, कोई अपना पढ़ाई लिखाई को छोड़ ना दे, तो उसके लिए जो है ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो है ये लाया गया है। मेनली किसके लिए? फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जहां पे घर में उतने पैसे नहीं है कि वो बच्चे को जो है यहाँ पे पढ़ा पाए। तो उसी के लिए जो है ये जो है लाया गया है। अच्छा, फोकस किसके लिए है? ताकि वो क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक जो है कंटिन्यू पढ़ाई कर सके। अब देखो 8 तक तो उसको सरकार की तरफ से तो मिल ही रहा है सपोर्ट, एंड उसके बाद का जो एजुकेशन है फ्रॉम 9 to 12, तो ये पढ़ाई भी जो है ये सरकार की तरफ से जो है यहाँ पे
सपोर्ट मिले, तो इसलिए जो है सरकार ने जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया है। स्कॉलरशिप अमाउंट कितना रहेगा कि हर साल जो है यहाँ पे 1000 रुपए करके दिया जाएगा, यानी कि सालाना जो है 12,000 रुपए यहाँ पे जो है दिया जाएगा। वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, उसके अंडर में कितना दिया जा रहा है, 12,000 रुपए पर साल जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। एंड ये क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों के लिए है। सॉरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि इसके लिए जो है उसको क्लास 8 से 9 तक उसको जो है पास होके जाना पड़ेगा। एंड वो भी क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 साल से वो क्लास 8 में है, अब जाके वो जो है क्लास 9 में गया है, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो बोला जा रहा है मस्ट बी प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 9 to 10 एंड क्लास 11 to 12 इन फर्स्ट अटेम्प्ट टू कंटिन्यू। एक ही अटेम्प्ट में अगर वो पास कर रहा है देन ओनली उसको जो है सरकार की तरफ से ये जो है स्कॉलरशिप उसको मिलेगा। क्लास 10 में उसका जो है मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर वो एससी या फिर एसटी कैंडिडेट है तो उसमें जो है 5% का यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, यानी कि 55% जो है तुमको अगर मार्क्स है तो देन तुम जो है मतलब तुमको जो है यहाँ पे पैसा मिल सकता है। अच्छा, इसके लिए जो है यहाँ पे एलिजिबल कौन है, अगर किसी का सालाना इनकम अगर 3.5 लाख से अगर कम है, अगर 3.5 लाख या फिर उससे कम है, देन उसको जो है यहाँ पे ये बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पे जो है अगर तुम ये बेनिफिट अगर ले रहे हो, अगर ये स्कॉलरशिप स्कीम ले रहे हो, तो किसी दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट स्कीम के अंडर में तुम नहीं आ सकते। अच्छा, अब्रॉड पढ़ने के लिए जो है ये नहीं दिया जाएगा, या फिर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स के लिए जो है ये एलिजिबल नहीं है। ये जो है सिर्फ 9 to 12 तक पढ़ाई करने के लिए है। स्टूडेंट्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय एंड जवाहरलाल नवोदय विद्यालय आर नॉट एलिजिबल। जो नवोदय विद्यालय एंड केंद्रीय विद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए जो है ये वो जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, मेरिट बेस्ड जो है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस देखने को मिलेगा, यानी कि जो जितना अच्छा पढ़ाई में होगा उसको जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा। स्कॉलरशिप कितना तक का मिलेगा, 1000 यानी कि 1000 रुपीज पर मंथ, यानी कि 12,000 रुपीज पर एनम का। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्लस कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड थ्रू स्टेट लेवल एग्जामिनेशन and final award based on quota allotted to each state and UT। तो बोला जा रहा है कि हर एक बच्चों का जो है यहाँ पे एक मेरिट निकाला जाएगा एंड उसमें जो है कितने कोटा है, कितने नंबर ऑफ बच्चों को दिया जा रहा है यहाँ पे बेनिफिट, तो उसका भी जो है लिस्ट जो है यहाँ पे निकाला जाएगा। इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट ये होगा कि जो फाइनेंशियल बैरियर्स हैं, जो फैमिली जो पढ़ा नहीं पा रहे हैं अपने बच्चों को, पैसा नहीं है उस वजह से, तो वो बैरियर जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ बच्चों का यहाँ पे जो ड्रॉप आउट रेट है वो भी कम होगा, प्लस ये जो है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेगा आगे और बढ़ने के लिए। आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जो है देखो सरकार की तरफ से जो है यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर्स में जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है छूट हमें देखने को मिला है कि 300 रुपीज का जो है सब्सिडी ये जो है सरकार की तरफ से जो है देखने को मिलेगा पर एलपीजी सिलेंडर। ठीक है, एंड ये किसके अंडर में आएगा, ये आएगा अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अच्छा, मेरे को बस ये बता दो कि उज्ज्वला योजना कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, चलो, तो ये बोला जा रहा है कि यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स 300 रुपीज सब्सिडी पर एलपीजी सिलेंडर फॉर द पीएमयूवाई बेनिफिशियरीज, यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बेनिफिशियरीज के लिए जो है ये लाया गया है इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26, उसके लिए जो है ये लाया गया है। तो इसमें क्या है, जो 14.2 kg यानी कि हम लोग जो डोमेस्टिक जो सिलेंडर्स हम लोग जो यूज करते हैं, नॉट कमर्शियल सिलेंडर्स, जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स यूज करते हैं, उसका 9 रिफिल्स जो है यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, वहां पे जो हमें सब्सिडी देखने को मिलेगा। एंड दिस डिसीजन एंटल्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ 12,000 करोड़, एंड इसके वजह से ये जो सब्सिडी जो सरकार दे रहा है पर सिलेंडर पे 300 रुपए का, इसके लिए सरकार का खर्चा कितना होगा, 12,000 करोड़ का। तो ये जो है ये एग्जाम में पूछ सकता है, सरकार का यहाँ पे जो है खर्चा कितना होगा, 12,000 करोड़ का यहाँ पे जो है खर्चा होगा। अगर हम लोग बात करें इसका लॉन्च डेट कब का है, इसका लॉन्च होगा मई, मतलब ये जो उज्ज्वला योजना है इसका लॉन्च कब हुआ था, मई 2016 में। चलो मैं बता देता हूं कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है
कि ताकि जो एलपीजी कनेक्शंस हैं वो जो है अडल्ट वुमेन को दिया जाए। उज्ज्वला योजना अगेन किसके लिए है? वुमेन एम्पावरमेंट या फिर वुमेन सेंट्रिक की स्कीम है। महिलाओं को यहाँ पे जो है जो कोयला या फिर जो भी हम लोग बेसिकली जो फ्यूल्स का हम लोग इस्तेमाल करते थे केरोसिन का, उससे जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकता है लंग्स का या फिर डिफरेंट डिजीज हो सकता है, उससे बचने के लिए सरकार की तरफ से जो है उज्ज्वला योजना जो है लाया गया था। तो उस वही जो है मेन ऑब्जेक्टिव है। कवरेज के बारे में अगर बात करें एज पर 1 जुलाई 2025, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में कितने बेनिफिशियरीज हैं, कितने लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? 10.33 करोड़ लोग जो है इसका जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर बेनिफिट के बारे में अगर बात करें तो इसमें बेनिफिट क्या क्या मिलता है? एक तो सब्सिडी मिलता है, ऊपर से वो जो गैस के पाइप्स हैं, बर्नर हैं, ये सब जो है फ्री में मिलता है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इंपॉर्टेंट मैंने बोल दिया है कि सरकार का इसमें सब्सिडी देने में कितना खर्चा होगा? 12,000 करोड़ का। एंड टोटल कितने बेनिफिशियरीज हैं? वो है 10.33 करोड़ का। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है पहले का जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ये ऐसा सब्सिडी पहले भी सरकार की तरफ से देखने को मिला था। मई 2022 में जो है जब स्टार्ट हुआ था तो 200 रुपए का जो है यहाँ पे सब्सिडी दिया जाता था। एंड अक्टूबर 2023 में इसको बढ़ा के 300 रुपए सब्सिडी किया गया, बट अप टू 12 रिफिल्स। बट अब जाके जो है 300 रुपीज सब्सिडी अप टू 9 रिफिल्स जो है इसे कर दिया गया है। चलो अगेन जो है मेरिट जो स्कीम है हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा। जो मेरिट स्कीम है वो किसके लिए है? टेक्निकल एजुकेशन के लिए है। तो उसके ऊपर अगेन जो है यहाँ पे आई थिंक उसी को यहाँ पे रिपीट किया गया है। अच्छा, तो हम लोग मानस पे आ जाते हैं। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था कि मेरिट के लिए सरकार की तरफ से खर्चा कितना होगा? 4,200 करोड़ का, उसमें से 2100 करोड़ जो है वो कौन देगा? वर्ल्ड बैंक देगा। अच्छा, मानस के बारे में अगर हम लोग अगर बात करें, मानस किसके लिए है? मानस जो है एक हेल्पलाइन नंबर है जो एडिक्ट्स को जो है यहाँ पे उसके नशे से जो है मुक्त करने के लिए जो है ये लाया गया है। तो मानस हेल्पलाइन 1933 यूनिफाइड सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म टू कॉम्बैट ड्रग मेनेस। ड्रग के वजह से जो भी यहाँ पे परेशानियां लोगों को फील करना पड़ता है, जो झेलना पड़ता है, वो ना हो उसके लिए है मानस हेल्पलाइन 1933। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द मानस, दैट इज मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र हेल्पलाइन 1933 on 18 July 2024 as a part of its broader initiative to combat drug abuse and trafficking in the country। हमारे कंट्री में जो ड्रग्स यूज होते हैं एंड उसका ट्रैफिकिंग हो रहा है तो वो रोकने के लिए जो है ये मानस जो है ये हेल्पलाइन लाया गया है। वेरी मच इंपॉर्टेंट। नंबर क्या है? 1933। डेवलप अ सिक्योर बायलिंगुअल एंड मल्टी चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। एंड इससे क्या है जो सिटीजन्स हैं वो एनोनिमसली जो है वो रिपोर्ट कर सकता है कि अगर मान लो कहीं पे ड्रग अब्यूज हो रहा है या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है, अगर किसी को अगर कुछ खबर है तो वो जो है यहाँ पे पहुंचा सकता है। तो आज के लिए मैं यहीं तक रखता हूं। ये जो है ऑलमोस्ट ये जो हम लोग अगस्त का फर्स्ट वीक का यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स कर रहे हैं। कल यहीं से जो हम लोग आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। ये वीडियो में जो भी डेटा है, अब ऐसा नहीं है कि पूरा डेटा तुमको याद रखना है, बिल्कुल नहीं। जो इंपॉर्टेंट जो डेटा है उसको कैसे याद रखना है एंड कॉपी में जो मेन पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन करना है, क्योंकि एग्जाम में जो है यही बेसिक चीजें यही जो बेसिक चीजों हैं उसी के ऊपर जो है यहाँ पे सवाल जो है पूछा जाता है। ये जो इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स हैं हम लोग को लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसी के ऊपर जो है सवाल पूछा जाता है। अगर तुम प्रीवियस ईयर सवाल भी अगर तुम देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर देखो, उसमें जो है ऐसा पूछा जाता है। एंड आरबीआई ग्रेड बी का जो प्री है, हमें पता है कि आउट ऑफ दिस 200 मार्क्स 80 मार्क्स इज फ्रॉम this general awareness or the current affairs. So this section is very much important for deciding whether you pass the phase 1 exam or not. So till then goodbye, मिलते हैं कल। कल जो है हम लोग इसी जो PDF है इसको जो है और हम लोग आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।